बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दुरूशी पढ़ लें। लास्ट हम लोगों ने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है क्या? हमने कहा था अगर हम सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पे बेच दें तो दैट इज़ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। उसमें से हमने एग्जांपल देखी थी। इन एग्जांपल में कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी। अच्छा चले, एक केस स्टडी है। मान लें कि लाहौर से इस्लामाबाद हम प्लेन में जा रहे हैं। अगर हम लाहौर से इस्लामाबाद प्लेन में जा रहे हैं तो हमारे पास एक इकोनॉमी क्लास है और एक बिजनेस क्लास है, ठीक है। अब दोनों का सफ़र सेम है, ठीक है। तो इकोनॉमी क्लास से हमने कम पैसे लिए, बिजनेस क्लास से हमने ज़्यादा पैसे लिए। क्या ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? देखो ना, देखो सेम सफर, सेम एरोप्लेन और दोनों को हमने एयरपोर्ट पे उतार दिया। थोड़ी बिजनेस क्लास वालों भाई आप बैठे हैं घर तक। हाँ, हालांकि यहाँ पे सेम है पर बिजनेस क्लास से जो पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं, सर्विसेज उनको ज्यादा दी जा रही है, तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये है प्रोडक्ट सेम है, सर्विस सेम है, फिर भी ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर एग्जांपल ऐसे ले लें कि हमारे पास एक सीट दी हुई है पर हमने कहा भाई सीट अवेलेबल नहीं है। एक बंदा आ गया, उसने कहा सर नहीं यार मुझे बड़ी सी मुझे लाजमी जाना पड़ा, किसी तरीके से करके मुझे एक सीट दे दे। सर नहीं, मैं खड़े होकर चले जाऊंगा। नहीं ऐसे थोड़ी होता, प्लीज मुझे इमरजेंसी है, अब 10,000 रुपये ज्यादा ले ले। तो इस केस में अगर हम एक्स्ट्रा सीट देते हैं और उसे 10,000 एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी। सर्विस सबकी बराबर है, सेम है, लेकिन अब उसे हमने पैसे ज्यादा चार्ज कर लिया। क्यों? उसको जरूरत थी तो हमने ठीक है उसको पैसे चार्ज कर लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये कि एक मर्तबा क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना, जब दिल चाहे प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर लूं, जब मेरा दिल चाह रहा है कि सेम प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर डिफरेंट प्राइसेस पे बेच दूं, जब मेरा दिल करेगा, या इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस होंगे, कुछ कंडीशंस होंगी? हाँ, कि जब दिल चाहे कर लूं? नहीं, तो मेरी चाहत के मुताबिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। वो कंडीशंस पूरी होंगी, वो कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगी, अदरवाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होने वाली नहीं है, ठीक है। ये याद रखिएगा। नंबर 1, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए पहली वाली कंडीशन, फर्म शुड बी अ प्राइस मेकर। अगर मैं डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करना चाहता हूं तो मैं प्राइस मेकर होना चाहिए, यानी कि प्राइसेस मैं खुद सेट करता हूं। जब मैं खुद प्राइस तय करूंगा तो फिर मैं किसी को कम चार्ज करूंगा, किसी को ज्यादा चार्ज कर लूंगा। क्या परफेक्ट कंपटीशन वाले भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? कि वो प्राइस टेकर होते हैं, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबसे पहले प्राइस मेकर होना जरूरी है। दूसरी ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान लो मैं एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट जो है हायर प्राइसेस पे बेच रहा हूं, अगर तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, वो नहीं खरीदेगा। क्योंकि अगर मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट उसके लिए खरीदना जरूरी नहीं है। और अगर इस केस में मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो अब वो मुझसे चीज नहीं खरीदेगा। तो इस केस में क्या करूंगा? प्राइस कम करूंगा। तो ये भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस कम करना भी, ठीक है। अब इस केस में प्राइस कम करके क्या करूंगा? उससे रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर लूंगा। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में अगर हायर प्राइस चार्ज करना चाहते हो, ये तभी पॉसिबल है जब डिमांड इनइलास्टिक है। अगर डिमांड इनइलास्टिक है, वी हैव दिस। अगर हमारे पास प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस ज्यादा चार्ज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। थर्ड वाला केस, स्पेशल ऑर्डर। मान ले घर में किसी बच्चे की बर्थडे आ गई और आप बेकरी के, और अब बेकरी में आपने कहा यार वो मुझे ना 3 पाउंड का केक चाहिए। तो मान लो उन्होंने कहा कि 3 पाउंड का केक, 1 पाउंड का केक मान लो कि हमारा रेट है 800। सो 3 पाउंड का केक कितने का हुआ? 2400 का।
तो उनका भाई फ्रिज में केक लगे हुए ताकि सिलेक्ट कर लें। उनका नहीं 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 नहीं, वो हमें फ्रिज वाले नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, एक स्पेशल 3 पाउंड के केक की गाड़ी बनवानी है। क्या करना है, गाड़ी बनवानी है, स्पेशल मुझे गाड़ी बनवानी है। उसने कहा अच्छा स्पेशल ऑर्डर है, अब 2400 नहीं लगेंगे, इसके लिए 3000 पे करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर स्पेशल ऑर्डर है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना मेरे लिए आसान है, कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करना मेरे लिए आसान है। अच्छा जी, 4th वन, प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल। प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब हो सकती है अगर मैं रीसेल को रोक सकूं। अब ये रीसेल को रोकने का मतलब क्या है, मान लें मैं मार्केट में एक प्रोडक्ट बेचता हूं, मान लें मैं अकेला ही हूं और मार्केट में मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूं ₹100 पर यूनिट पे, ₹100 पर यूनिट पे मैं मार्केट में चीजें बेचता हूं, ठीक है। एक कस्टमर आया, उसने कहा मैंने आपसे ज्यादा चीजें खरीदनी है, बहुत ज्यादा वाली चीजें खरीदनी है और हर महीने ही खरीदनी है, कितना का रेट दोगे? मार्केट में कितने की बेचता हूं? 100 का। हमने कहा आप मेरे से 95 का खरीद ले, आप मेरे से 95 का खरीद ले। उसने कहा ठीक है, तो मैंने उसको कितने की बेचनी शुरू कर दी? 95 पर यूनिट बेचनी शुरू कर दी। उस नालायक ने क्या किया, मेरे से 95 का खरीदता और आगे उसने 97 का मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। मतलब मेरे नाल उस्तादियां, मेरे से कितने का खरीदा और मार्केट में जाके कितने का बेचना शुरू कर दिया? 97 पर यूनिट का। मुझे नहीं पता था, विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे पता चला यार मेरे कस्टमर कम क्यों हो रहे हैं। तो मैंने रिसर्च की, पता कराया, मैंने कहा वो तेरी खैर, वो जो कस्टमर मेरे से चीजें खरीद के जाते हैं ना, वो मेरे से 95 की खरीद के मार्केट में 97 की बेचना शुरू कर दिया। अब लोगों को मैं लग रहा हूं महंगा, लोगों को मैं एक्सपेंसिव पड़ रहा हूं, अब लोग इससे खरीदी जा रहे, मेरी ही वाली चीज है। तो मैंने कहा भाई अब दोबारा चीजें लेने हैं। मैंने कहा भाई नहीं, अब आपको मैं चीजें नहीं बेचूंगा, आपको मैं चीजें नहीं, ना मैं इसको बेचूंगा ना वो 97 की बेच पाएगा, जब ना वो 97 की बेच पाएगा अब मैं आराम से 100 की बेच पाऊंगा। तो अगर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे रीसेलिंग को रोकनी पड़ेगी, मुझे खुद मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कोई ऐसा ना हो मुझसे चीजें सस्ती ले लेके आगे सस्ती बेचता रहे, मेरे से भी सस्ती बेचता रहे, तो मेरी तो मार्केट कम हो रही है, फिर लूज हो रही है, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो एक तरीका क्या, मैं खुद 97 पे आ जाऊं, क्या ख्याल है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सही नहीं है, इसको भी चीजें ना बेचूं, इसको ना बेचूं, ठीक है यार, सारे 100 पे आएंगे, बात समझ लगती है मेरी। और लास्ट क्या है, सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट। सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट, जैसे कि कल वाले एग्जांपल में, मार्कर वाले एग्जांपल में हमने मार्केट दी थी, किधर क्या मार्कर है, मार्कर, ये मार्कर है 50 का था, 50 का बेचा था हमने, 50 का मार्कर था, 50 का बेचा था। मैं आपकी क्लास में आप लोगों को ये 50 रुपए का बेच दूं, आपने खरीद लिया, और आप ही की क्लास वालों में किसी दूसरे को मैं क्या 60 का बेच सकता हूं? आप कहें सर ऐसा ना करें, मतलब आप उस्ताद हैं, पर इतनी भी उस्तादियाँ चंगी नहीं होती, ठीक है सर, उसको आपने 50 का दिया, सर आपने मुझे 60 का क्यों बेचा, सर आपने तो ज्यादती की है, सर दाल लगाया मुझे आपने, तो सर मुझे भी 50 का दें, तो फिर मुझे उसको 10 रुपये वापस करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? पर अगर मैं इस क्लास में 50 का दूं, किसी और क्लास में जाकर 60 का बेच सकता हूं, उनको नहीं पता मैंने आपको कितने का बेचा, क्या ख्याल है? इसका मतलब ये हुआ सेम मार्केट में रहकर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है। अब एक कस्टमर को 50 की चीज दोगे, एक को 60 की दोगे, अगर 60 वाले को पता चल गया यार ये तो 50 की उसने उसको दी है, मुझे 60 किसने लगाई है, वो फौरन वापस करने आ जाएगा, भाई पकड़ नहीं चीज वापस, या उसको 50 का रेट लगाए, मुझे भी 50 का रेट लगा। बात समझ आ रही है? तो सेम मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं होती, इसके लिए मुझे डिफरेंट मार्केट में जाना पड़ेगा। डॉक्टर की एग्जांपल ले लें, हमारे डॉक्टर गार्डन टाउन में डॉक्टर बैठा हुआ है, वो इलाज कर रहा है। अब एक मरीज से 2000 ले रहा है, एक और मरीज आ गया उसे 2500 ले रहा है, जिससे 2500 लेगा उसको पता चल गया ये तो
उससे तो उसने 2000 लिया, मुझसे 2500 ले रहा है, क्या वो 2500 देगा? वो लड़ाई करेगा, जिद करे, भाई मुझसे भी 2000 ले। तो डॉक्टर क्या करेगा, 2000 को रेट ही 2000, वो 2500 लेगा ही नहीं। अगर लेगा तो गलत बात है। वही डॉक्टर डिफेंस में बैठा हुआ है, और वो जो गार्डन में 2000 ले रहा है, डिफेंस में बैठ के वो 4000 ले रहा है, तो ले सकता है। क्लास अलग है, वहां पैसे वाले लोग हैं, वो 4000 दे देते हैं। अगर वहां पे कहोगे डॉक्टर साहब आप तो जब गार्डन टाउन में होते हैं वहां पे तो 2000 लेते हैं, यहाँ पे 4000 क्यों ले रहे हैं? डॉक्टर कहेंगे आपने 2000 देने, वो कहेगा यस, गार्डन टाउन आ जा, फिर गार्डन टाउन आ 2000 दे देंगे, इधर तो 4000 ही। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिफरेंट मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगी, सेम मार्केट में नहीं होंगी। बस समझ लगती है मेरी बच्चों? शुक्र अल्लाह का, मुझे सबसे पहले ये खुशी हुई कि आपकी तरफ से सवाल आया। सवाल तो मैं बाद में सुनूंगा, पहले मैं ये खुशी इंजॉय कर लूँ कि आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, तो मैं इस मूवमेंट को इंजॉय पहले कर लूँ कि माशाल्लाह आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल आया और आप लोगों ने माशाल्लाह सवाल पूछा। आप पूछें, तसल्ली से जवाब दूंगा, तसल्ली से पूछें सवाल। हाँ, स्पेशल ऑर्डर वाला केस लगा ना उसके ऊपर, इमरजेंसी थी ना उसको, है ना, इमरजेंसी है ना, तो इमरजेंसी केस में ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर करते हैं। अब इमरजेंसी हो, मेडिसिन लेनी है, महंगी मिल रही हो कि हम ले लेंगे, जब इमरजेंसी नहीं है फिर हम सस्ती वाली मेडिसिन ढूंढेंगे। ठीक है, हाँ। और कोई सवाल? खत्म, दी एंड। पहला और आखिरी सवाल था। चलो अच्छी बात है, सवाल पूछा हमने। अच्छा जी, तो चले आ जाए यहाँ पे आ जाए। तो डिफरेंट मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगी, सेम मार्केट में नहीं होती है। हाँ, अगर तो इमरजेंसी है तो फिर एक्सेप्शन है, फिर तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। बस समझ आ गई? अच्छा जी, देखो इकोनॉमिक्स है, इसके रूल बदलते रहेंगे, सिचुएशन बदल जाए इसका रूल बदल जाएगा। मतलब मैं जो भी बात करूंगा हरफ आखिर नहीं है, सही है। सेम मार्केट में डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। मैंने शुरू में शायद आपको पता नहीं कहा था या नहीं कहा था, कहा होगा भूल गए, मैंने कहा था ये जो इकोनॉमिक्स है ना सब्जेक्ट, ये समुंदर है, समुंदर है, इसकी गहराई को नाप ही नहीं सकते आप, इसके कॉन्सेप्ट की एंडिंग नहीं है। और दूसरा बिहेवियरल ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन का बिहेवियर क्या प्रिडिक्ट होता है, तो इसके सब्जेक्ट की एंड नहीं है। एक बात हो सकता है मैं हाँ कहूं, अगला सिनेरियो जो उसी कॉन्सेप्ट से ना हो रही हो सकता है भाई, नहीं हो सकता। इंसान के बिहेवियर बदलेगा, मार्केट बदलेगी, नेचर बदलेगी, इस कॉन्सेप्ट ये लॉ नहीं है। जो रेड लाइट है तो रुकना है, ग्रीन लाइट आ गई तो चलना ही चलना है। इकोनॉमिक्स में से रेड लाइट ग्रीन लाइट का सीन नहीं है। सिनेरियो बदलेगा, हालात बदलेगा, कॉन्सेप्ट हम बदल देंगे, सही है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे होते हैं कहीं पर आपको एक पैटर्न पर रख के समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे लॉ हो गया, प्राइस ज्यादा होगी कम हुई होगी, प्राइस ज्यादा हो डिमांड कम होगी, पर एक्सेप्शन पढ़ाई फिर हर बार ऐसा नहीं होगा। इनकम ज्यादा हो तो फिर लोग प्राइस की परवाह नहीं करते, टेस्ट एंड फैशन आ जाए तो लोग प्राइस की परवाह नहीं करते, फैशन को पूरा करते हैं, तब महंगे महंगे कपड़े भी खरीद रहे होंगे। हाँ, ये जो ब्राइडल के सूट आते हैं लाखों रुपए के आते हैं, लाखों रुपए के, पर नहीं, लोगों को बताना होता है। मतलब अगर वो ब्राइडल सूट नहीं पहने के शादी नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी, पर फैशन है, ट्रेंड है, वो दिखाना होता है। ओ इस ब्राइडल ने ब्राइडल सूट नहीं पहना, हम तो इस शादी को नहीं मानते, ना मानो, अल्लाह हाफिज़, दफा हो जाओ। पर मुफ्त का नाम बन गया है, लाखों लाखों रुपए के वो ब्राइडल सूट बन रहे हैं, और हमने एक दिन यूज करना है, बस खत्म, अल्लाह हाफिज़, को गिफ्ट पैक पड़ा होता है बस। लेकिन ट्रेंड बन गया, फैशन, हम पैसे खर्च करते हैं। इस तरह जो ग्रूम होता है उसने भी एक ही दिन पैसे 50-50 लाख लाख की शेरवानी सिलवा ली, पर एक ही दिन पहन लिया, अल्लाह हाफिज़, उसके बाद कोई पहने ही नहीं। बस फैशन ट्रेंड बन गया ना। अगर हम ये नहीं पहनेंगे हो सकता है लोग हमारी शादी से इनकार करते, ओ तुमने तो ये किया ही नहीं, अल्लाह हाफिज़ हमारी। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहा था मैं? अच्छा, दो मार्केट आ गई। अब इस कॉन्सेप्ट को तस्वीर से समझ लेते हैं। भाई दो मार्केट आ गई, एक हमारे पास मार्केट आ गई जहां पे डिमांड क्या है बच्चों, लो इलास्टिक मीन, इन इलास्टिक, लो इलास्टिक मीन, इन इलास्टिक, और हाई इलास्टिक मीन
यानी कि मोर इलास्टिक, हाई इलास्टिक मीन मोर इलास्टिक। डन हो गया। अगर तो मार्केट ए में डिमांड इन इलास्टिक है तो होता है इन इलास्टिक में चैप्टर 3 में पढ़ा प्राइसेस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो हमने इस वाले मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के लिए प्राइसेस को क्या कर दिया बच्चों, पी से P1 पे प्राइसेस को बढ़ा दिया। तो प्राइसेस बढ़ा के गेन आएगा, प्राइसेस बढ़ा को गेन आए, प्राइसेस बढ़ाकर गेन आएगा। पर जब मैं प्राइसेस बढ़ाऊंगा कस्टमर भी तो लूज करूंगा। पर हमें पता अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो कस्टमर कम लूज करूंगा। तो चेक करें कस्टमर कम लूज किया, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे गेन ज्यादा वाला हुआ, लॉस कम वाला हुआ। लॉस क्या हुआ, कम वाला हुआ। मार्केट बी में जहां पे डिमांड इलास्टिक थी वहां पे मैंने प्राइसेस कम करूंगा तो रेवेन्यू ज्यादा होगा। तो चेक करें मार्केट बी में मैंने प्राइसेस क्या कर दी, कम कर दी। जब प्राइसेस कम करूंगा तो लॉस होगा, लेकिन प्राइसेस कम करके कस्टमर भी तो नई हासिल करूंगा ना। तो चेक करें यहां पे गेन ओवरऑल फिर ज्यादा आया, गेन क्या आया, ज्यादा आया। तो अगर इन दोनों मार्केट को मैं सम करूं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके दोनों मार्केट का टोटल गेन ग्रेटर होगा दोनों मार्केट के टोटल लॉस से। तो एट द एंड मेरा कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन मेरा ये ड्रॉ हुआ, रेवेन्यू आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी ग्रेटर देन रेवेन्यू बिफोर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेट वाला रेवेन्यू ग्रेटर होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से पहले वाला। ये देखें बात समझ लिखती है मेरी। और ये होना ही था, ये चैप्टर 3 में मैं बता चुका हूं। इन इलास्टिक है, प्राइस बढ़ाऊंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। इलास्टिक डिमांड है, प्राइस कम करूंगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा। तो रेवेन्यू दोनों से बढ़ रहा है तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके रेवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं जुबानी भी बताता तो पहुंच जाते आप लोग। जिंदा है, ठीक है, संभाले कॉन्सेप्ट को। चैप्टर 4 को ऑनलाइन वाले भी जरा सुन लें। चैप्टर 4 फिजिकल वाले बच्चों की ऐसी की तैसी हुई है चैप्टर 4 से, ये रो पिट रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर 4 से अगर बचना चाहते हैं इसके अजाब से तो चैप्टर 4 को रोज 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 रिवाइज करेंगे, रोज रोज जितना पढ़ लिया। जैसे कि आज हम कहां तक पहुंच गए हैं, ये फिजिकल वाले बच्चे यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता कितने डरे डरे बैठे हुए हैं चैप्टर 4 से, ठीक है। तो देखें उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। तो चैप्टर 4 का शुरू से रिवाइज करेंगे तो आप चैप्टर 4 से बच जाएंगे। अच्छा वैसे बताओ चैप्टर 4 के बहुत मुश्किल है? थोड़ा सा तो मुश्किल तो है यार, थोड़ा सा तो मुश्किल लगना ही लगना है। थोड़े बहुत तो मुश्किल की खैर होती है, क्या बहुत मुश्किल है? अच्छा अब देखो ये वाला लॉजिकली बात है, मार्केट की बात है, नॉर्मल बात है ना। तो मुश्किल वाला क्या था, वो जो प्रोडक्शन वाला एरिया गुजरा है ना यार, उसको 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ लो। क्या आप इतने डफर हो कि 3 मरतबा पढ़ के भी चीज समझ ना आए? इतने डफर तो नहीं हो ना आप लोग। कल टेस्ट है, टेस्ट का सिलेबस होगा चैप्टर 4 स्टार्ट से लेके मोनोपली तक। मोनोपली मोनोपली आज फड़का देंगे इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। आजो फायदे फायदे और नुकसान, मोनोपली के फायदे चेक करो जरा। मोनोपली का क्या फायदा हो सकता है यार, मोनोपली का क्या फायदा होगा? ये जो मोनोपली के फायदे लिखे हैं ना, ये सोसाइटी के और इकोनॉमी के लिहाज से इतने नहीं है जितना मोनोपली की अपनी जात से। सही, हाँ। पहला फायदा ये बात संभालनी, एब्जॉर्ब करनी है। पहला फायदा स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ओए होए होए, कमाल की लफ्ज लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस।
सबसे ज्यादा प्राइसेस स्टेबल जो होती है वो मोनोपोली में होती है। ये समझती है बात? सबसे ज्यादा प्राइसेस स्टेबल इसके पास होती है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में ज्यादा प्राइसेस स्टेबल होंगी या इसके पास ज्यादा प्राइस स्टेबल होगी? क्या परफेक्ट कंपटीशन में? किसके पास? सर इसके पास। और परफेक्ट कंपटीशन तो मार्केट के सहारे चल रहा है। जब मार्केट की प्राइस बदल गई उसकी भी बदल गई। ये जब तक ये नहीं चाहेगा इसी कोई प्राइस हिला नहीं सकता। भैया सालों साल ये सेम प्राइस हिलाता रहे तो कोई प्राइस नहीं हिलेगी। हालांकि मार्केट में तो रोज नया रेट निकलेगा, मार्केट में रोज नया रेट निकलेगा, मार्केट में रोज नया रेट निकलेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन तो मार्केट प्राइस के सहारे चल रहे होते हैं। हालांकि वहां पे प्राइसेस कांस्टेंट होती है, वो कांस्टेंट होती है सिर्फ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जब बदल गई फिर नई प्राइस स्टेबल होगी। तो सबसे ज्यादा प्राइस स्टेबल किसके पास होगी? मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस स्टेबल नहीं होती क्योंकि कंपेटिटिव प्राइस चेंज करेगा, मुझे भी बदलनी पड़ जाएंगी, है ना। और मुझे अगर एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी मुझे फिर प्राइस बदलनी पड़ेगी क्योंकि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आएगी, प्राइस बढ़ाऊंगा ना। ठीक है, तो कितना फायदा है मोनोपोली का। सेकंड वाला फायदा, बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय करता है क्योंकि सिंगल सेलर होता है तो लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करता है। जब लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करता है तो लोएस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन करके ये इकोनॉमी ऑफ स्केल को एंजॉय करता है। ठीक है, थर्ड वन, डोमिनेंट डोमेस्टिकली अलाउ फॉर इंटरनेशनल कंपैटिटिवनेस। देखें, अगर एक सेलर जो है, एक बिजनेस जो है वो पूरी के पूरी नेशनल लेवल के ऊपर पूरा का पूरा छाया हुआ है, वो नेशनल लेवल पर अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है, अब उसका दिल करेगा मैं फर्दर जितना ग्रो करना था मैं कर चुका, इससे ज्यादा मेरी लिमिटेशन आ गई, मार्केट खत्म हो गई मेरी। अब वो क्या करेगा, अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगा। अब मैं अपनी प्रोडक्ट को बाहर के मुल्क बेचता हूँ। हायर वालों ने कहा यार जितना पाकिस्तान में एसी बेचना था बेच लिया, अब हम इंशाल्लाह सऊदी में एसी बेचेंगे, अब हम दुबई में एसी बेचेंगे। अब जब वो सऊदी और दुबई जाएगा ना, वहां पे भी तो इसकी मोनोपोली तो नहीं चलनी, वहां पे तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी होंगे और लोग भी होंगे। अब क्या करेगा, अपने आप को इंप्रूव करेगा, वहां से नई नई चीजें सीखेगा, नई नई टेक्नोलॉजी सीखेगा। ठीक है, तो उससे इसकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी। तो अगर ये डोमेस्टिकली जो है वो डोमिनेंट है, पूरी मार्केट में छाया हुआ है, तो फिर क्या करेगा, ये इंटरनेशनल मुकाबले में उतर जाएगा। ठीक है, जैसा कि अगर हमारा फॉर एग्जांपल एक रेसलर है, एक बॉक्सर है, उसको नेशनल लेवल पर तैयार करते हैं तो फिर इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबले के लिए रेडी होता है कि अब भाई इंटरनेशनल लेवल में भी जीत के आएगा ये। ठीक है, तो अगर हमारा बिजनेस है वो नेशनल लेवल पर रेडी हो चुका है, अब हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर उतारेंगे ताकि वहां पर भी हमारा बिजनेस चल जाए, कामयाब हो जाए। फोर्थ वन, एबल टू टेक लॉन्ग टर्म अप्रोच। क्या जो मोनोपोलिस्ट का बिजनेस होगा वो ये होगा मैं 5 साल बाद बिजनेस करूंगा, 5 साल बाद छुट्टी कर जाऊंगा? नहीं, मोनोपोली जो बिजनेस करेगा वो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ चलेगा। क्योंकि मैं अकेला हूं, हर एक दिल कहता है मैं पूरी मार्केट में अकेला राज करूं, पूरे मार्केट में मैं अकेला हूं, तो मार्केट को छोड़ के जाने वाला नहीं है। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ मार्केट में एंटर होगा। और ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है, गली मोहल्ले को पता है कि ये सुपर नॉन प्रॉफिट अर्न करता है, करना ही करना है, अकेला ही है वो माशाल्लाह, कोई मुकाबले में है ही नहीं है। और 6 में सोर्स ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटीज। नॉर्मली जो हम मोनोपोली को देखते हैं वो पब्लिक यूटिलिटीज में देखते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं। तो मोनोपोली किस में होगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वाटर सेक्शन में, या इलेक्ट्रिसिटी में। डन हो गया बच्चों। नुकसान ऑफ मोनोपोली। पहला नुकसान, प्राइसेस इज हायर, प्राइस इज हायर देन इन कंपैरेटिव मार्केट। कहते हैं यहाँ पे प्राइसेस हायर होती हैं, ये नुकसान है। सेकंड, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्यों लॉस होगा, एक तो कीमतें ज्यादा चार्ज होती हैं, दूसरा कोई चॉइस भी नहीं होती बेचारे के पास, जो क्वालिटी दे रहा मजबूरी है वही खरीदनी है। रिस्ट्रिक्ट कंपटीशन बाय प्लेसिंग बैरियर, वो बैरियर लगाकर मार्केट में किसी को आने नहीं देता, ये तीसरा बुराई है मोनोपोली में, नुकसान। लेस रिसेप्टिव टूवर्ड्स इनोवेशन, कहता वो इनोवेशन की तरफ नहीं आता क्योंकि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा होता है, वो कहता है मैं क्यों इनोवेशन करूं। क्योंकि इनोवेशन करने के लिए उसको जागना पड़ेगा, रातों को मेहनत करनी पड़ेगी, चीजों को अच्छे से देखना पड़ेगा, वक्त लगाना पड़ेगा, बिजनेस को ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, एनर्जी यूज होगी, पैसा यूज होगा, वक्त यूज होगा, काम करना पड़ेगा। कहता मैं क्यों करूं,
जब लोग इसी में खुश हैं, लोग मुझसे खरीद रहे हैं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, तो फिर मैं क्यों ज़्यादा एफिशिएंसी शो करूँ, मैं क्यों अपने आप को बेहतर करूँ। वो बेहतर तो तब करेगा ना जब कोई नया कंपैटर मार्केट में आना लगे होगा। जैसे वो मार्केट में नया कंपैटर दिखेगा कि मार्केट में नया कंपैटर आ रहा है, फिर वो अपने आप को इंप्रूव करेगा, एफिशिएंट करेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर करेगा, कॉस्ट कम करेगा, प्राइसेस कम करेगा, इंसान बन जाएगा। ठीक है। और अगर होता फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ये नुकसान है कि एक ही चीज आप डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइस पे क्यों बेच रहे हो। प्रोवाइड इंफीरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन नहीं है तो लोगों को वही बेचेगा जैसे वो प्रोडक्ट बना रहे। लोग कहेंगे यार पैसे ले ले, अच्छी प्रोडक्ट दे दे, कहेगा भाई जो है इस्तेमाल करो, खत्म कहानी। क्या ख्याल है? सोचो अगर सारा गवर्नमेंट ओन्ड आ जाए, सारी इंडस्ट्रियां गवर्नमेंट के पास आ जाए तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। सारे के सारे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए तो गवर्नमेंट सारे बिस्किट खत्म कर देगी, सारे बिस्किट खत्म कर देगी। गवर्नमेंट में लोगों की आदतें खराब क्यों हैं, वो वाला बिस्किट, वो वाला बिस्किट, ये इतनी वेराइटी ऑफ बिस्किट खाए, अल्लाह खत्म करो सारे बिस्किट। ठीक है, बस गवर्नमेंट बिस्किट होगा एक, इंशाल्लाह 2 फ्लेवर निकालेंगे, एक स्वीट और एक नमकीन, अल्लाह हाफिज, ये यूज करो। नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है, बिस्किट इज नॉट द बेसिक नीड ऑफ लाइफ, तो यू कैन इग्नोर इट। रोटी खाओ शाबाश चुपचाप। ऑयल क्या ये इतने ढेरों तरह का ऑयल, गवर्नमेंट ऑयल, बस ये यूज करें। पसंद आ रहा है नहीं यार, कोई मसला नहीं है, क्या वजह है, फोत हो जाएंगे, ठीक है, जन्नत में जाए इंशाल्लाह, आखिरत की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया में कब तक जीना है आपने। ठीक है, हंसते आप लोग। लास्ट में तो शुक्र करें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हुई हैं। हाँ, कितनी नेमतें दी हुई, तरह तरह के फल, बेहतरीन फल, कमाल के माशाअल्लाह, इतनी नेमतों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया रहे, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ने इतनी नेमतों में रखा हुआ है। हाँ, इतनी नेमतों में रखा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु एक खजूर में, एक पानी गिलास में पूरा पूरा दिन गुजार दिया करते थे। रोज़े रखते थे, सुबह सहरी में खजूर पानी और शाम को भी खजूर पानी। हम अफ्तारी भी अच्छी फड़का देते हैं, सहरी भी अच्छी फड़काते हैं, फिर भी कहते हैं रोज़े सही नहीं गुजरे हमारे। और अफ्तारी में जब चीज़ें कम हो, खिंगा अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आया जब तक 4 डिशें सामने ना हो। फिर अफ्तारी भी करनी, फिर अफ्तारी के बाद डिनर भी करना, फिर डिनर के बाद फिर सहरी आ जानी। तो देखिए अल्लाह ने कितनी नेमतों में रखा हुआ, कितनी बेहतरीन तरह तरह के हम खाने खाते हैं, है ना। तो अल्लाह को शुक्र अदा किया। अल्लाह फरमाते हैं जो मेरे शुक्र अदा करता है हम उसकी नेमतें बढ़ा देते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी नेमतें बढ़ जाएं, आपके रिस्क में इजाफा हो जाए, तो अल्लाह इन शकर तुम लाज़ीदन्नक, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसकी नेमतें रिस्क बढ़ा देते हैं। तो ये सीक्रेट फार्मूला है, सीक्रेट फार्मूला है अपना रिस्क बढ़ाने का, सीक्रेट फार्मूला है खुशहाल रहने का, क्या अल्लाह का शुक्र अदा करें। और अगर कोई आजमाइश आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, उस तकलीफ पर सब्र करें और अल्लाह से मदद मांगें, फिर वो जो तकलीफ होगी वो दूर हो जाएगी और अल्लाह दोबारा आपको नेमतें दे देंगे। ठीक है, तो तकलीफ में अल्लाह से मायूस नहीं होना। तो तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से आती है और जो आसानियाँ हैं वो भी अल्लाह की तरफ से आती है। ठीक है, तो हम अपनी आसानियों में, अपनी खुशी में अल्लाह को भूल जाते हैं। शादियों में अल्लाह याद नहीं आता, नहीं आता ना, गमी में आ जाता है। कोई फोत हो जाए तो फिर कुल भी करवाने होते हैं, फिर वो स्पारे भी पढ़ने होते हैं, फिर आयते करीमा भी पढ़नी होती है, वो चला गया ना। तो खुशी में तो नहीं होते इंशाल्लाह, खुशी में तो अल्लाह याद नहीं आते। खुशी में कौन याद आता है? शैतान, वो हमारे साथ होता है। पता नहीं वो हमारे साथ होता है या हम उसके साथ होते हैं। वी आर बोथ टुगेदर, है ना। तो खुशी में तो हम लुट मचा देते हैं, है ना। तो भाई अल्लाह को खुशी में भी याद रखना है, अल्लाह को गमी में भी याद रखना है। हाँ, मैं तो अक्सर सोचता हूँ हमारा जो बीमार होना है ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। देखें, हम जब तंदुरुस्त रहेंगे, खैर रहमत नहीं है लेकिन कंसीडर का थोड़ा सा करें। हालांकि हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें कभी बीमार ना कर, क्योंकि हमें बीमारी बर्दाश्त करने की हमें ताकत नहीं है। लेकिन अगर इसका थोड़ा सा सोचें, बीमारी का पहलू सोचें,
मान ले 1 साल हो गया मैं बीमार नहीं हुआ, फिट चल रहा हूं, तो मैं अल्लाह से दूर हो जाऊंगा। हाँ, मैं अल्लाह से दूर हो जाऊंगा, मैं अल्लाह को इतना याद नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं साल बाद बीमार हो गया तो मेरी सारी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएंगी, है ना। जो मैं शरारतें करता था, बुरे काम करता था, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बीमार हूं, ताकत नहीं है ना। अब उस बीमारी में जब मुझे तकलीफ होगी, बीमारी सही नहीं हो रही होगी, तो फिर उस लम्हे मुझे अल्लाह याद आएंगे, या अल्लाह तू सेहत दे दे, मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे दे। मतलब उस टाइम हमने अल्लाह को याद कर लिया, पर अल्लाह को याद तो कर लिया, अल्लाह याद तो आगे। सोचा अगर उस साल भी बीमार ना होता तो 2 साल अल्लाह को याद किए बगैर गुजर गए मेरे। तो कितनी फिक्र वाली बात है, कितनी गफलत वाली बात है। तो बीमारी का आना भी मुसलमान के लिए ब्लेसिंग है। एक तो बीमारी के आने से उसके गुनाह माफ होंगे, सगीरा गुनाह माफ हो जाएंगे, और कम से कम अल्लाह के करीब हो जाएगा। और जब वो सेहत मिलेगी तो इस चीज को याद रखेगा, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह ने मुझे सही कर दिया। हाँ, अभी मुझे मेरे घर वालों ने एक बात बताई, शॉकिंग थी, अजीब बात थी, समझ से बाहर की थी। एक इंडियन एक्ट्रेस थी, तो उसको कैंसर हो गया, मुसलमान थी, उसको कैंसर हो गया, और पता चल गया भाई कैंसर है, अब अल्लाह हाफिज़, बचना कोई नहीं है। उसने हर महीना उम्रा करना शुरू कर दिया, हर महीने गई उम्रा किया, हर महीने गई उम्रा किया। तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने रहमत फरमाई, वो बिल्कुल सही फिट फाट हो गई, तंदुरुस्त हो गई, बिल्कुल सही हो गई। जब बिल्कुल सही होगी, उसने उसके बाद सही होने के बाद हिंदू से शादी कर ली, और हिंदू रस्मात के ऊपर शादी कर ली, सारा बेड़ा गर्क हो गया उसका। अल्लाह की नेमत की ना शुक्रिया, अल्लाह की नेमत की ना शुक्रिया। शादी करें किसी मुसलमान से करें यार, या सारे मुसलमान मर गए होंगे, वही जिंदगी दुनिया में बचा यार। फिर वो हमारे उम्र किसके लिए थे, किस लिए थे? दिल ही नहीं बदल रहे हमारे, उम्र कर करके दिल नहीं बदल रहे यार हमारे। हम सबको सोचना चाहिए। बड़ा दुख सुन के, यकीन करें तो बहुत दुख हुआ यार, ये मतलब क्या चीज है। अल्लाह को धोखा दे, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह तो हमारे दिलों के सारे राज जानते हैं, हम अल्लाह को कैसे धोखा दे सकते हैं? हाँ, जिस अल्लाह ने इतनी बड़ी मुसीबत से, इतनी बड़ी मुसीबत से जान छुड़ाई, आपने उसी अल्लाह के साथ बेवफाई की, ईमान का सौदा कर लिया, ईमान का सौदा कर लिया। गैर मुस्लिम से शादी नहीं है, पता नहीं क्यों समझ नहीं लगती इनका, जो फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्रीज वाले हैं। अच्छा जी, मोनोपली का डिसएडवांटेज खत्म हो गया, इसके साथ मोनोपली खत्म हो गया। ओह, मोनोपली की इनएफिशिएंसियां रह गई यार, लास्ट वाला डिसएडवांटेज रह गया। लार्ज स्केल डिसइकोनॉमी स्केल अकर यूजुअली ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन। हाँ, अगर वो मोनोपली अकेला काम करता जा रहा है, उसका बिजनेस एक्सपेंड करता जा रहा है, और वह साथ किसी को नहीं मिला रहा, खुद ही अकेला चले, तो एक वक्त आएगा कि बिजनेस उससे लूज होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस का कंट्रोल कम होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, वो इकोनॉमी स्केल से होता 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 डिस इकोनॉमी स्केल तक पहुंच जाएगा। अगर वो वहां तक पहुंच गया तो ये नुकसान वाली बात है इसकी, मोनोपली के लिए। ठीक है ना? जी, इनमें से कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। 6 वाले पॉइंट को क्या हुआ, पढ़ें जरा, इसके इंग्लिश पढ़ें और मुझे एक्सप्लेन करें 6 वाला पॉइंट। अब बताएं क्या मतलब है इसका। डिसएडवांटेज कैसे है, दोबारा पढ़े मिस सर भाई, पहुंच जी हाँ जी। ये खुद सोचिए आप ना, ये डिसएडवांटेज की, ये खुद सोचना है, आप सोचिए खुद से कि प्रोवाइड लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है और वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेच रहा है, ये डिसएडवांटेज कैसे है, ये सोचें खुद, कैसे हो सकता है ये?
प्राइसेस हायर का मतलब होगा ठीक है वो चीजें महंगी बेच रहा है, पर ये वाला डिसएडवांटेज कैसे बनेगा? मुझे समझाएं, अब मैंने छोड़नी नहीं जान, समझाएं मुझे अब। हाँ हिम्मत करें, समझाएं। मान लें आप मोनोपोलिस्ट हैं, आपने चीजें बेचनी है, अब अच्छी क्वालिटी की चीजें बेचेंगी या पुअर क्वालिटी की बेचेंगी? तो आप अच्छी मोनोपोलिस्ट हुई। मैं आपकी जगह होता तो मैं पुअर क्वालिटी बेचता, पुअर क्वालिटी की बेचूंगा, वो मेरे खाला के पुत्र लगते हैं। अगर मैं क्वालिटी बेहतर करूंगा तो बच्चों मेरी कॉस्ट ज्यादा आएगी ना, मुझे एफिशिएंट होना पड़ेगा ना, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो मैं क्यों इतना तरद्दुद करूं? तो मैं जो बना रहा हूं वो दे दूंगा उनको आगे, क्योंकि मैं मोनोपोलिस्ट हूं, मेरी मोनोपोली है, मेरे अलावा उनको कोई सी चीज मिले नहीं है, तो मैं जैसी तैसी चीजें दूंगा वो इस्तेमाल कर लेंगे। तो मोनोपोलिस्ट पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स देता है, अच्छी क्वालिटी की नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसका कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। बाद में समझ आ रही है मेरी बात? और समझाऊं? लेकिन जो मोनोपोलिस्ट होगा ना उससे कम कॉस्ट नहीं कर सकते। मोनोपोलिस्ट पुराना बाबा है, वो जितना प्रोसेस को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो जानता है, नया आने वाला वहां तक उतनी तजर्बे तक पहुंचा नहीं है ना। बिल्कुल होगी, पर वो नहीं करेगा, वो एफिशिएंट होगा। वो एफिशिएंसी कैसे होगा? वो लेबर को ट्रेन करेगा। जो नई वाली के बाद लेबर होगी उतनी ट्रेन नहीं होगी। जो मोनोपोलिस्ट के पास लेबर होगी वो स्किल्ड होगी, ट्रेन होगी, एजुकेटेड होगी, स्पेशलाइज्ड होगी। जितनी कम कास्ट के ऊपर वो लेबर काम करेगी, नए वाले कंपेटिटर के पास इतनी तगड़ी लेबर नहीं होनी है। तो दैट्स है, वो मोनोपोलिस्ट की कॉस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके लिए उसको मार्केट में 5-10 साल लगाने पड़ेंगे, तजर्बा हासिल करना पड़ेगा। और मोनोपोली जहां से रॉ मटेरियल खरीदता है उसको पता सस्ता सस्ता मटेरियल कहां से मिलता है, मटेरियल कॉस्ट कम कैसे होती है, नए वाले को ये नहीं पता। खर्चे कम कैसे करने हैं, नए वाले को नहीं पता, मोनोपोलिस्ट को पता है। वो कॉस्ट को मैनेज कर सकता है, नए वाले को मार्केट में सीखना पड़ेगा। बस समझा पा रहा हूं मैं? तजर्बे से आएगा ना कॉस्ट कम करना है, तो नए वाले को तजर्बा इतना नहीं होना ना। कैसा हो सकता है? एक बंदा 10 साल से बैठा हुआ है, उसका मार्केट में कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई तजर्बा नहीं होगा, मगर हम ये कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक बंदा जो 10 साल से बिजनेस कर रहा है उसका फोकस कम है, एक बंदा जो जिसने 2 साल से बिजनेस कर रहा है उसका फोकस ज्यादा हो गया। ये मानने वाली बात नहीं है। हम ये कह सकते हैं 10 साल वाले के पास सारे राज हैं, पर नालायक इंसान राजों पे अमल नहीं कर रहा। जब नया कंपेटिटर है वो सारे पत्ते शो करेगा और गेम जीत जाएगा। उसके सारे पास हुक्म के सारे पत्ते उसके पास है, पर वो आपको खिला रहा है 2 फेंक के, 3 फेंक के। नया कंपेटिटर आया, 4 पत्ते फेंके, नया कंपेटिटर पर हैरान, अल परेशान, मार्केट से आउट हो गया। मोनोपोली ये करता है। हाँ आगे जिंदाबाद। चल सवाल पूछ सवाल। हाँ ओए सवाल कीमती, अरे सवाल सुन। अच्छा, मोनोपोलिस्ट लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर अगर प्रोडक्शन कर ले तो इकोनॉमी ऑफ स्केल पर एंजॉय करता है, पर वो करता नहीं। उसका ये ना करना ही इनएफिशिएंसी है। और अभी इनएफिशिएंसी में पढ़ाने लगा हूं, 3 तरह का वो इनएफिशिएंट है। नंबर 1, पहला है टेक्निकल। हमने कहा कि मोनोपोलिस्ट इनएफिशिएंट है, वो कोई आम इनएफिशिएंट नहीं है, उसकी इनएफिशिएंट की भी 3 क्वालिटीज है। नंबर 1, वो टेक्निकली इनएफिशिएंट है। टेक्निकली इनएफिशिएंट का मतलब क्या? वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम प्रोडक्शन करने की कोशिश ही नहीं करता। टेक्निकल इनएफिशिएंसी क्या? वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं करता। कहता लैंड लेबर कैपिटल ज्यादा लग रहा है, लग जाए, कोई टेंशन नहीं है मुझे। वो टेंशन नहीं लेता
कि यार मैं लेबर को ज़रा एफिशिएंटली काम करवाऊँ, मैं मटेरियल एफिशिएंटली क्वालिटी का यूज़ कर लूँ, अच्छा यूज़ कर लूँ, कैपिटल को एफिशिएंटली तरीके से यूज़ कर लूँ, बिजली बचा लूँ, ठीक है, वो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम प्रोडक्शन की तरफ जाता ही नहीं है। अकेला है, उसको लगता है मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखो आपको आला ग्रेड, आपको A+ नंबर हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। मान लो पूरी क्लास में अकेले स्टूडेंट हो, अब बताओ को टॉप करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बहुत मेहनत करूंगा क्योंकि मैंने टॉप करना है। सर आपने टॉप करना है, या तो आप फेल हो या तो आप टॉप पे हो, पास तो हो ही नहीं ना आप। सही है, आप अकेले भाग रहे हो, टेंशन होगी, जल्दी जल्दी भागते हैं कि मैं हार ना जाऊं। सर आपने हारना, आपने जीतना है। तो मोनोपोली ये कहता है, ये मिनिमम टेक्निकल इनएफिशिएंट की मतलब क्या, ये मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम प्रोडक्शन नहीं करता। डन बच्चों, बात समझ लग गई, बात समझी। सेकंड वाला इनएफिशिएंट क्या है, ये प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी है, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंट है। यानी कि ये अभी इकोनॉमी ऑफ स्केल वाली बात की थी, ये उसका जवाब है, ये लोवेस्ट एवरेज कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता। हालांकि कर सकता है, ऑप्शन है, हर आराम है ना, हमारा ही कोई रिश्तेदार लगता है ये। जैसे हम भी मेहनत करने से राजी नहीं, वो भी मेहनत करने से राजी नहीं, वी बोथ आर सेम। पर मसला ये है, उसका तो मुकाबला नहीं है, पर हमारा बहुत मुकाबला है ना। हाँ, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। सही है, जब नया आएगा कोई कंपेटिटर आएगा ना, फिर जो इसकी एफिशिएंसियां जागनी है वो संभाली नहीं जानी नए वाले से, क्यों तेरी खैर हुए, तू तो बड़ा चुप सब निकला है यार। ठीक है, जब वो मार्केट चल जाएगा फिर ये सो जाएगा फिर दोबारा। ठीक है, हाँ, अगर कोई मार्केट से तगड़ा आ गया फिर वो इसको खा जाएगा। सही है, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो, मोनोपोलिस्ट एक चीता है, ठीक है जी, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हंटिंग डॉग्स उसके सामने आ जाए तो वह टेंशन नहीं लेता, छोटे मोटे ये मेरा मुकाबला कर सकते नहीं है। लेकिन अगर उस चीते के साथ एक दूसरा चीता आ जाए, अब फिर वो एफिशिएंसी दिखाएगा कि अब मैं कौन हूं। ठीक है, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी से मैं लग गया कि लोवेस्ट कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन नहीं करता। जैसे कि ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट की लोवेस्ट प्रोडक्शन क्या है बच्चों, अगर वो Q1 तक मेहनत करे तो इतनी कॉस्ट को ला सकता है, पर वो नहीं Q1 तक रहेगा, वो कहेगा मैं Q2 तक राजी हूं। थोड़े से यूनिट्स रहेंगे ना, शॉर्टेज रहेगी ना, तभी तो लोगों में तड़प होगी चीजें खरीदने की, और उसी तड़प का हम फायदा उठाएंगे प्राइस ज्यादा चार्ज करके, है ना। तो वो क्या करेगा, मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, Q2 पे रहेगा। ये मोनोपोलिस्ट है, Q2 पे रहेगा, और Q2 पे अगर रहता है तो कॉस्ट हाईयर आती है Q1 से, तो मोनोपोलिस्ट यहां पे रहेगा, वो यहां पे आने के लिए मेहनत नहीं करेगा। देन समझ लगती है। तीसरा वाला एक्स इनएफिशिएंट, इसमें से हो सकता है आप में से किसी में क्वालिटी हो, वो भी एक्स इनएफिशिएंट हो। अगर उसमें ऐसी क्वालिटी है तो वो तौबा कर ले इस क्वालिटी से। एक्स इनएफिशिएंसी क्या, एक्स इनएफिशिएंसी को समझने के लिए एक्स एफिशिएंसी समझ। दो दोस्त थे, कितने दोस्त थे, दो दोस्त थे, एक ए और एक बी, एक ए थे और एक बी थे। दोनों साथ बैठा करते थे, दोनों लेक्चर लिया करते थे। जब दोनों ने टेस्ट दिए, ए के 90% मार्क्स आए और बी के 70% मार्क्स आए। यार हम दोनों साथ बैठते हैं, दोस्त हैं, रोज लेक्चर लेते हैं, पर भाई तुम्हारे 90% कैसे आ गए, मेरे 70% कैसे आ गए, मुझे बड़ी फिक्र लगी हुई है। मुझे बता तूने ऐसा एक्स्ट्रा क्या किया, तूने कैसे पढ़ा, चीजों को कैसे तैयार किया कि तेरे 90% मार्क्स आ गए, मेरे 70% मार्क्स आ गए। और उनका सबसे पहली बात ये, हमारे टीचर ने कहा था छुट्टी नहीं करनी, मैंने छुट्टी नहीं की, बी ने कहा मैंने भी नहीं की। उसने कहा दूसरी बात
कि रोज लेक्चर लेना है, रोज लेक्चर लेना है और घर जाके रोज रिवाइज करना है। ए ने कहा, बी ने कहा मैंने भी रोज लेक्चर लिया, मैंने भी रोज रिवाइज किया। उसने कहा तीसरी बात, सर ने स्पेशल कहा था जब आप चैप्टर 4 पर होंगे आपने चैप्टर 4 शुरू से रोज रिवाइज करना है। मैं शुरू से रोज रिवाइज किया करता था। बी ने कहा हाँ ये मैं नहीं किया करता था, इस वजह से मेरे 70% आए। उसने कहा अब मैं तौबा करता हूं, मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात तौबा पढ़ूंगा, अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगूंगा और फिर मैं चैप्टर 4 को शुरू से रिवाइज से पढ़ूंगा। और उसने ऐसा किया। अगले टेस्ट में दोनों के 90% प्लस नंबर थे। दैट इज कॉल्ड एक्स एफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एक्स एफिशिएंट। हमने दूसरे को देख के सीखा। अब आया ए और बी, दोबारा केस। क्या है 90%, बी क्या है नंबर 60%। कितने 65 कर लो, चलो कितने परसेंट 65%। ए ने कहा यार तू मेरे पढ़ते हैं, दोनों मिलकर पढ़ते हैं, 65% नंबर आए हैं यार तू मेहनत कर और तू 90 के करीब करीब आ जा, मैं तुझे गाइड करता हूं कैसे करना है। आगे बी ने क्या कहा, बी साइंसदान था। बी ने कहा भाई देख हम जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आए, इसके लिए याशी करने भी आए हुए हैं। हाँ जिंदगी का मतलब सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, याशी प्रोग्राम भी साथ साथ करने होते हैं, मुझे और भी बड़े काम होते हैं, मैंने में होते हैं। बात समझ रही है। और देख तू क्यों टेंशन ले रहा है मेरी, मुझे तो खुद अपने ऊपर टेंशन हो रही है। आई कैट में तो 50 वाला पास है, मैं तो 15% ऊपर चल रहा हूं। मैं थोड़ा करो एडजस्टमेंट, थोड़ी 50 के करीब करे, कोई 60 तक हो जाए, कोई 55 तक मेरी एडजस्टमेंट हो जाए। मैं तो सोच रहा हूं मैं ज्यादा पढ़ रहा हूं, अभी भी 50 है, मैं तो 65 भी उस वक्त, तो थोड़ा सा और वक्त जाया कर सकता हूं। यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला कि मेरे पास मार्जिन है और जाया करने का वक्त। अब ये बी कौन है यहाँ पे, एक्स इनएफिशिएंट है, वो सीख नहीं रहा। मोनोपोलिस्ट भी ऐसा करता है, ये एक्स इनएफिशिएंट होता है। कभी गवर्नमेंट के बैंक्स में जाएं, आपको ऐसे लगा पुरानी खंडराट में आ गए हो, लाइटें डिम, फर्नीचर पुराना, पंखों से आवाज आ रही है, एसी येलो कलर के होते, वैसे व्हाइट हैं पर उनके येलो होंगे, बहुत पुराने जो होंगे, ठीक है जी। ओ जनाब साहब थका हुआ सिस्टम, क्या हो रहा है, सिस्टम डाउन हुआ है। जब भी जाके सिस्टम डाउन का होगा, ठीक है जी। तो और अगर इसी के कंपैरेटिव या प्राइवेट बैंक्स में जाए, ओए होए आप कहेंगे क्या बात है, बेहतरीन टाइल्स, लाइटिंग प्रॉपर, आप कहेंगे इधर लूडो खेल लेते बैठ के, फर्श पे बैठ के, इतना साफ फर्श होगा आपका। वाटर डिस्पेंसर, फौरन से पानी, सोफा सीटिंग, अखबार पढ़ी हुई होगी, क्या बात। अब गवर्नमेंट वाला इंप्रूव क्यों नहीं करा अपने आप को। गवर्नमेंट को पता है जिसने चालान जमा कराना उसे नेशनल बैंक में ही जाना है, वो लाइनें लगाकर चालान जमा करवाएगा। तो हम क्यों अपने आप को इंप्रूव करें, क्यों खर्चा करें जब लोगों ने हमारे पास ही आना है। डैन बच्चों तो देखो मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मोनोपोलिस्ट क्या करता है, उसके पास पोटेंशियल कितना है, इस कॉस्ट के ऊपर पोटेंशियल है। जैसे कि आपके पास रोज 5 घंटे का पोटेंशियल है ना, हकीकत में तो आप आधा घंटा पढ़ते हो, हालांकि पोटेंशियल है, आप रोज 5 घंटे पढ़ सकते हो, पर हकीकत में तो आप 1 घंटा पढ़ते हो। सही है, क्या ज्यादा पढ़ते हो, 2 घंटे, 2.5, 3, सवा दियो, 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो। बाकी हैरान हो, ये 4 घंटे होते भी हैं दिन में कि नहीं। हमें तो दिन में 4 घंटे मिलते ही नहीं है, ये 4 घंटे पढ़ रहे। तो देखें उसमें पोटेंशियल कितना है भाई, पोटेंशियल कितना है। हेलो बच्चों, मोनोपोली से वो पोटेंशियल इतना, वो इस कॉस्ट के ऊपर प्रोडक्शन कर सकता है, पर एक्चुअल में देखें वो किस कॉस्ट के, हायर कॉस्ट के ऊपर कर रहा है, तो एक्स इनएफिशिएंट है, हालांकि वो यहां तक आ सकता है। ठीक है जी, मोनोपोली खत्म, कल इंशाल्लाह ताला हम ओलिगोपोली स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल, नो सवाल, अल्लाह हाफिज।